चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर वन अग्नि से कैसे बचे उसको लेकर मॉक ड्रिल किया है। आपको बताते चले कि सीएम धामी ने वन अग्नि नियंत्रण के लिए सामुदायिक केंद्रित मॉक ड्रिल का अवलोकन किया है, जहां पर पूरी व्यवस्थाओं को उन्होंने परखा। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के भी यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं, जहां वन अग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखे। जंगलों में आग लगाने वालों पर कठोर कार्रवाई की भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है। आपको बताते चले कि वन अग्नि रोकने के लिए सभी तैयारियां जो है वो समय से पूरी कर ली गई है। वन अग्नि की घटनाओं पर रोकथाम को लेकर शीघ्र प्लान बनाए जाएंगे। सभी आवश्यक उपकरणों और सुरक्षा के लिए जो उचित प्रबंधन है वो भी किए जाएंगे और जीपीएस सैटेलाइट के माध्यम से वन अग्नि की दृष्टि से बेहद संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी रखी जाएगी। मॉक ड्रिल वन अग्नि की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी नियंत्रण के लिए एक अहम कदम है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजित किया गया है, जहां वन अग्नि घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण कर एक मदद मिलेगी। मॉक ड्रिल पर एक अभ्यास नहीं बल्कि तैयारियों का एक परीक्षण है। तो देखिए तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री ने कहा है। उत्तराखंड राज्य के लिए वन अग्नि एक चुनौतीपूर्ण आपदा है। उत्तराखंड में 71% वनों से आच्छादित है। आपदा से निपटने के लिए ग्रामीणों की ये अहम भूमिका होती है। प्रदेश में वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। यहां पर यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी अपील की है कि जो जंगलों में आग लगते हैं उसकी घटनाओं को रोकने के लिए कहीं न कहीं लोगों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। सीएम धामी ने प्रदेश की जनता से भी अपील की है वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और शासन सहयोग करे, समय पर संबंधित सूचनाओं को विभाग के साथ साझा करे। इसमें होने वाले वन अग्नि की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण पाने में हमको जरूर मदद मिलेगी। ये मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि वन अग्नि की चुनौतियों से निपटने की दिशा में जो हमारी तैयारियां हैं उन तैयारियों का एक परीक्षण भी है। इस मॉक ड्रिल से हमें सीखने का अवसर मिलेगा कि हमें किन किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, किस प्रकार उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुरूप हम अभी से अपनी तैयारियां करें। क्योंकि पिछले वर्ष हमने वन अग्नि की जितनी भी घटनाएं हुई, हालांकि वो इतनी ज्यादा नहीं थी, उससे पहले भी कई बार इससे ज्यादा घटनाएं भी हमारे राज्य में हुई हैं, लेकिन पिछले वर्ष बहुत ज्यादा उसको बार बार दिखाया गया। जबकि अगर हम अन्य जगह की भी तुलना करें तो अन्य जगह भी वन अग्नि की घटनाएं हुई। कुछ बरसात लेट होने के कारण से भी मानसून देरी से आया, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार हमको पहली स्थिति से गुजरना पड़ा, जो बहुत चिंतापूर्ण था। और कहीं भी जाओ तो केवल वन अग्नि की बात होती थी। तो इसलिए आप सब लोगों ने इस बार समय रहते जो है ये मॉक ड्रिल आयोजित की है। अपने प्रधानमंत्री भी लगातार इसको लेकर चिंतित रहे और शीतला खेत मॉडल की बात जो हम कर रहे हैं बड़ा आदर्श मॉडल है और इस मॉडल पर लगभग हमारे सभी जिले अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विभाग भी आगे बढ़ रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे राज्य के अंदर 71% जो विभाग है वो वनों से आच्छादित है, घने वनों से आच्छादित है, जो पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु ये बहुत हमारे लिए मैं कहूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष हमारी जो वन अग्नि, हमारी वन संपदा की चुनौतियों से हमको जूझना पड़ता है। और ये वन अग्नि न केवल हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे गांवों, खेतों और जनजीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित करती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट छावनी परिषद में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह सामुदायिक भवन स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी, जहां विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा। इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कैंट क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा, जिसमें उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रवासियों की ओर से ये मांग की गई कि उन्होंने कहा कि ये वर्ष अटल शताब्दी है, उनके नाम पर सामुदायिक भवन समर्पित करना एक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आगे बताया कि ये भवन क्षेत्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुउद्देश्य से सुविधाओं से युक्त होगा और साथ ही कहा कि कैंट क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक आयोजनों और सामाजिक कार्यों में उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में इस सामुदायिक भवन को जनता को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डाकरा में क्षतिग्रस्त हुए पुल के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लंबे समय से क्षतिग्रस्त मसूरी के कैमल बेड रोड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मसूरी संपर्क मार्गों को शीघ्र मरम्मत करने को कहा है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य करने के निर्देश दिए और साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी के लिए 67 किलोमीटर की सिविल लाइन परियोजना स्वीकृत हो गई है, जिसके तहत कैमल बैक रोड पर 100 मीटर का पैच और हार्ड रॉक होने के कारण रुक गया था, लेकिन इसे एक सप्ताह के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी से जुड़कर आई है, तो ऐसे में मसूरी की चहुमुखी विकास करना उनका लक्ष्य है। जो हमने 67 किलोमीटर सिविल लाइन मसूरी में सैंक्शन कराई थी, वो लगभग पूरी होने वाली है और उसका एक 100 मीटर का पैच जो कि न्यू ईयर विंटर लाइन कार्निवल होने की वजह से रुक गया था और जिसमें जैसे मुझे बताया गया मौके पर कि हार्ड रॉक होने के कारण जिस समय सीमा पर काम होना था नहीं हो पाया है। अभी मैंने निश्चित किया है कि एक हफ्ते के अंदर इसको पूरा करके यहाँ पर सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि माल रोड और कैमलबग रोड यहाँ की मुख्य सड़कों में एक है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से क्योंकि अब यहाँ पर चेयरमैन भी हमारी हैं, हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस समय सीमा के अंदर इसका काम पूरा हो और इसका लाभ जहाँ टूरिस्ट को मिले, यहाँ मसूरी की जनता को इसका लाभ मिले। नहीं देखिए, मैं अभी क्योंकि अभी हमारी चेयरमैन साहब ने अभी जिम्मेदारी ली है और शीघ्र ही हम एक मॉनिटरिंग एमडीडीए, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी इन सभी एजेंसियों की एक बैठक कराकर और उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से कैसे टेकअप किया जाए, इनको प्रायोरिटी पे लिया जाए और कहां पर हर्डल से उनको दूर किया जाए, तो मिलकर हम काम करेंगे और निश्चित ही और आने वाले एक साल के अंदर आपको यहाँ की स्थिति कुछ बदली नजर आएगी। अभी तो हम प्लान कर रहे हैं, कुछ योजनाएं पाइपलाइन पे उन पहले पूरा कराना है, आगे भविष्य में मसूरी की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है ताकि मसूरी अपने पुराने स्वरूप में आए, जो लोग यहाँ पर आए और ये इंप्रेशन लेकर जाए कि हमने फिर मसूरी जाना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है।
स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब UCC को लेकर उनका एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि UCC किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। देश का हर नागरिक चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर बढ़े और आगे जो उत्तराखंड है वो बढ़े, और साथ ही UCC में बुजुर्गों की सुरक्षा और महिलाओं का 100% सशक्तिकरण का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को UCC आने पर आपत्ति है। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो UCC है वो किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को UCC आने पर आपत्ति है, और लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान भी रखा जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को जो लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं वे समय के साथ समझेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई। उन्होंने UCC को लेकर ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि UCC जो है वो किसी भी धर्म या विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। UCC भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और हमने जो भी किया है वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मैंडेट दिया है, हमको काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं, महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को UCC आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। और चूंकि कुछ लोगों का जरूर उनको परेशानी हुई होगी, जिनके अपने जो राजनीतिक हथकंडे हैं वो पूरे नहीं होंगे, महिलाएं सशक्त होंगी। ये देश की आधी आबादी का पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड से, यानी कि महिलाओं का 100% इसमें सशक्तिकरण भी है, उनकी सुरक्षा भी है, बुजुर्गों की सुरक्षा का भी हमने इसमें प्रावधान किया है।
और जो लोग बार बार लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, माननीय न्यायालय में भी ऐसे चल रहा है, माननीय न्यायालय में है मामला, इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमने उसमें रहने वाले बच्चों और उनसे उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले बच्चों की भी सुरक्षा का पूरी तरह से इसमें प्रावधान किया है। हाँ, एक शुरुआत हुई है, हम आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं कह रहे हैं उनकी समय। देहरादून नगर निगम भी डिजिटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नगर निगम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को डिजिटाइज किया जा रहा है, जहां प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिल भेजे जाएंगे और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इसको लेकर लोगों को भुगतान में सहूलियत होगी। और नमामि बंसल ने बताया कि 1 लाख रुपए से अधिक देनदारी वाले बकायेदारों की व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद कम धनराशि के बकायेदारों को भी नोटिस भेजने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जैसे हमारा पूरा भारत है, उसने एक हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत में जो डिजिटलाइजेशन है इसकी प्रक्रिया को मतलब इसे जन जन के बीच में पहुंचाया जाए, आम जनता के बीच में पहुंचाया जाए। उसी कड़ी में आज अपने उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने पहल की है, अनूठी पहल की है। और इसमें क्या है कि अपने जो कई लंबी लाइनों के लिए ना लगना पड़े बकायेदारों को और समय थोड़ा कम होता है, तो आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सुविधा देने का कार्य किया है। आपके पास मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपने क्लिक करना है, वो आपको उसकी रसीद भी प्राप्त होगी। साथ ही इसमें ये भी पूरा सुनिश्चित किया गया है कि वो किसी प्रकार से कोई उसका गलत उपयोग ना करे। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं तो वो ना हो पाए, उसके लिए सुनिश्चित हमारी नगर निगम ने इसके लिए किया है। देखिए, जो हमारे बकायेदार हैं, जो अगर बड़े बकायेदारों की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर जिनकी देनदारी शेष है, ऐसे 460 बकायेदार हैं। और प्रथम चरण में फिलहाल हमने 30,000 से ऊपर की जिनकी देनदारी है, ऐसे 921 बकायेदारों को मैसेज भेजने का इसमें लिया है टारगेट। और 921 लोगों को अभी जैसे ही माननीय महापौर जी के द्वारा क्लिक किया गया, लॉन्च किया गया इसको, तो सभी को मैसेजेस जाना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे 15,000 बकायेदार हैं उनको चरणवार कवर करते हुए रिपीटेडली मैसेजेस भेजने की योजना है। और सरलीकरण की ओर ये प्रयास है, जिससे कि बहुत ही आसानी से जो करदाता हैं वो टैक्स पेमेंट की कार्रवाई। मसूरी स्थित शहीद स्थल पर विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने उत्तराखंड कला जगत के हास्य सम्राट घनानंद घना को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि घनानंद घना भाई ने, आपको बताते चले कि विभिन्न कार्य किए हैं और उनके निधन से उनके लाखों प्रशंसक दुखी हैं। वहीं फिल्म निर्देशक प्रदीप भंडारी ने कहा कि घना ने विषम परिस्थितियों में हास्य के जरिए उत्तराखंडी संस्कृति को देश दुनिया के सम्मुख पहुंचाया है। एक समय था जब चोटी के लोक गायकों को भी आयोजकों की तरफ से प्रोग्राम सिर्फ इसे शर्त पे मिलते थे कि उनके साथ मंच पर घना भाई होंगे। और देखिए अब उनकी कॉमेडी की एक अलग अदा, संवाद, अदायगी और गजब टाइमिंग ने हर किसी का दिल जीता है और उनकी हर अदा में हास्य होता था। वे अपने श्रोताओं के बीच इतने लोकप्रिय थे कि जैसे ही मंच संचालक उनके नाम की घोषणा करते थे, पंडाल में जोश का एक नशा छा जाता था, लोग झूम उठते थे। सरोवर नगरी नैनीताल की वरिष्ठ गाइडर अध्यापिका दीपा पांडे के नेतृत्व में स्काउट गाइड ने छात्र छात्राओं ने भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में विशेष गोल्डन जम्बूरी के आयोजन में प्रतिभाग किया। जम्बूरी में भारतवर्ष के लगभग 25,000 स्काउट गाइडों सहित मलेशिया, जापान, श्रीलंका, नेपाल गाइड के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जम्बूरी से लौटने के बाद वरिष्ठ गाइडर अध्यापिका दीपा पांडे ने बताया कि उत्तराखंड के छात्र छात्राओं की ओर से उत्तराखंड के रीति रिवाजों को दर्शाया गया और साथ ही उत्तराखंड की उन सभी वस्तुओं को भी प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया गया जिसको वहां के लोगों ने खूब सराहा है। उत्तराखंड के स्काउट गाइड की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखंड का नाम रोशन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य के दल ने प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट वीरेंद्र सिंह बिस्ट और
प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड अंजलि चंदोला के नेतृत्व में प्रतिभाग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। नैनीताल जनपद से जिला संगठन आयुक्त स्काउट चंद्रलाल के नेतृत्व में स्काउट दल ने भी प्रतिभाग किया है। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं के तहत राज्य में भी बी ग्रेड प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। जम्बूरी 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्काउटिंग गाइडिंग के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ने भी प्रतिभाग किया था और लगभग 25,000 स्काउट गाइड वहां पर एकत्रित हुए थे। उस बड़े मंच पर हमने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। वहां पर हमारे बच्चों के द्वारा कोशिश की गई कि हमारे पहाड़ की, उत्तराखंड की जितनी भी डालें थी उनकी एग्जीबिशन वहां पर लगाई गई थी। हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खान पान है, उसका सारा प्रस्तुतिकरण वहां पर बच्चों के द्वारा किया गया था। और जो सबसे आकर्षण का केंद्र रही थी वो थी कुमाऊनी बारात। हमारे उत्तराखंड में जो बारात होती है उसका बच्चों ने वहां पर झांकी में प्रदर्शन किया था। अपनी संस्कृति को साझा करने के लिए जम्बूरी एक महाकुंभ की तरह होता है। इस महाकुंभ में हमारे उत्तराखंड का बहुत सुंदर और बेहतर प्रदर्शन रहा, तो हमें बहुत अच्छी अनुभूति हुई और उत्तराखंड में वापस आने पर हम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। रैली में टेम्पो चालक और टैक्सी चालकों के साथ अलग अलग स्लोगनों को तख्ती पर चिपकाकर आरटीओ कार्यालय रामनगर से लखनपुर तक एक रैली निकाली गई। 35वें सड़क सुरक्षा महीना कार्यक्रम में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सभी लोगों से सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। आरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों ओवर स्पीड वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, 3 सवारी, बिना हेलमेट वाहन चलाना आदि के संबंध में भी अवगत करवाया गया। रैली में आरटीओ संदीप वर्मा ने रामनगर कोतवाल अरुण सैनी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज न्याल, पुलिसकर्मी जो है वो स्थानीय लोग यहां पर मौजूद रहे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो यहां पर हल्द्वानी पहुंचे हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। कल हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा और समापन समारोह बेहद खास होने वाला है। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का उत्तराखंड को अवसर मिला था और अच्छे से ये खेल चल रहे हैं और जिनकी अब प्रशंसा भी हो रही है। अन्य देशों के खिलाड़ी उत्तराखंड से लेकर एक अच्छा अनुभव जाने वाले हैं। प्रदेश में खेल के लिए सभी स्ट्रक्चर जो है वो बने हुए हैं, अच्छी सुविधाएं हुई हैं विकसित। प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, राज्य का बढ़ाया मान सम्मान। खेल में उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल हुई है। देवभूमि खेल भूमि के रूप में स्थापित होगी। खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों को एक अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा व्यक्तित्व का विकास होगा और खेलों के क्षेत्र के विकास में अच्छा प्रदर्शन करने का एक अवसर भी मिलेगा। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। भविष्य में खिलाड़ी एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही है निरीक्षण के दौरान। ये राष्ट्रीय खेल, इसकी मेजबानी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से कि हमको मेजबानी का अवसर उन्होंने दिया है और अच्छे आयोजन भी बहुत अच्छा हो रहा है। जगह जगह पर हमारे जो अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी आए हैं वो भी एक अच्छा अनुभव यहाँ कर लेके जा रहे हैं और सारा स्ट्रक्चर हमारा परमानेंट यहाँ पर बन गया है। अच्छी खेल सुविधाएं विकसित हुई हैं। हमारे खिलाड़ियों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके राज्य का मान सम्मान बढ़ाया है। पदक तालिका में भी हम 6-7वें नंबर पर हैं और जबकि पिछले जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें हम 25वें स्थान पर थे, तो एक बड़ी उपलब्धि है। अब हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगी। हमारे खिलाड़ी जो खेलों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। खेलों के क्षेत्र में उनका अच्छा प्रदर्शन करने का उनको अवसर मिलेगा, क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चर जैसे हरिद्वार में भी बने हैं, देहरादून में बने हैं, हमारे वेलोड्रम्स बना है, अनेक स्विमिंग पूल से लेकर साइकिलिंग, अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं जो अन्य राष्ट्रीय खेलों में हैंगर में होती थी
वो सारी की सारी हमारे यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर पर हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि निकट भविष्य में वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो आज नशे की लत है, ड्रग्स है, क्योंकि इनकी तरफ तभी हमारे बच्चों का ध्यान जाता है जब वो खाली होते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होती। तो एक ये बड़ा माध्यम खेल हमारा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए भी बनने वाला है। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।